नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं एक छोटी पर एक मोटी क्वेरी। आज मेरे कोई क्लाइंट ने मुझे कुछ क्वेरी पूछी जिसमें मैं तो बड़ा क्लियर था, बट वो और उनके क्लाइंट्स बड़े कंफ्यूज्ड कि भाई साहब, अगर हम शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर हम बेचते हैं और कुछ प्रॉफिट हम कमाते हैं, तो उसमें क्या 12 लाख की छूट जो अभी न्यू स्कीम में है इनकम टैक्स एक्ट में, तो क्या वो कैपिटल गेन की जो इनकम है, अगर आप मान लीजिए कैपिटल कैपिटल गेन की इनकम 12 लाख से कम है, तो क्या हमारे वो पूरी की पूरी छूट है, उसमें कोई टैक्सेशन नहीं लगना? फर्स्ट क्वेरी उनकी ये थी। सेकंड क्वेरी थी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं इक्विटी शेयर्स में, क्या उसमें 1,25,000 की छूट मिलती है? अगर छूट मिलती है तो कौन से गेम्स में मिलती है? एंड थर्ड उनके डाउट ये था कि स्लैब भाई साहब, हमें स्लैब रेट्स मिलते हैं, स्लैब रेट्स जैसे कि न्यू स्कीम में अभी 4 लाख तक छूट है, तो वो क्या 4 लाख अगर हमारी कैपिटल गेन समझो 4 लाख तक की है, तो क्या हमें स्पेशल टैक्स रेट तो 12.5% 20% वो हमें लगेगा कि नहीं लगेगा? कि स्लैब रेट्स अगर सरकार बोल रही है कि स्लैब रेट्स 4 लाख तक है, तो पूरे ही पूरे जो अगर 4 लाख के नीचे है या 4 लाख तक है कैपिटल गेन, वो पूरा एग्जेम्प्ट है या कौन-सा नहीं है? बेसिकली यही कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये मैंने एक छोटा-सा एक वीडियो बनाया। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स आसान भाषा में। तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है कि रेसिडेंट और एनआरआई, ये 2 कांसेप्ट्स हो गए इनकम टैक्स एक्ट। कि भई रेसिडेंट इंडिविजुअल का कैपिटल गेन टैक्स अलग होता है और नॉन रेसिडेंट इंडियन का टैक्सेशन अलग रेट होता है, अलग टैक्सेशन होता है। तो दोनों के लिए ही अलग अलग टैक्स रूल्स क्या है उनके, और रियल एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में समझाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग तो कैपिटल गेन के कंसेप्ट से स्टार्ट कर दी, पर मेरी गलती हुई ये कि मैंने आपको ये बताया नहीं कि कैपिटल गेन होता क्या है। तो कैपिटल गेन क्या होता है? आपने कुछ शेयर्स या म्यूचुअल फंड, मैं अभी इस वीडियो में शेयर्स म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट तक ही डिस्कस करूंगा। और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन टैक्स, बहुत सारे और कैपिटल गेन टैक्स, पर मैं इस वीडियो में रिस्ट्रिक्टेड रहूंगा। आप आपने शेयर्स, जो लिस्टेड शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, मैं उन्हीं की बात डिस्कस कर उन्हीं की कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। मान लीजिए कि कैपिटल गेन होता क्या है? कि आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीदे, उसे आपने बेचा थोड़े समय बाद, तो उसमें प्रॉफिट हुआ। तो जो वो प्रॉफिट हुआ, उस पर उस प्रॉफिट पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जिसे आप कैपिटल कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। तो जो आपने प्रॉफिट कमाया उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं, और उसमें जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है उसे हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। तो जो मेरे क्लाइंट का फर्स्ट कंफ्यूजन था कि भाई साहब, ये 1.25 लाख का कंसेप्ट जो है, वो किस कैपिटल एसेट्स पे लागू है और किस में मिलता है? तो वो मैं अब डिस्कस करता हूँ। तो 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख बिल्कुल फ्री है। किसके लिए? तो हर साल 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैप इक्विटी प्रॉफिट, तो जीरो टैक्स। फर्स्ट तो वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मतलब 12 महीने से ज्यादा का होना चाहिए, और 1.25 तक हो। हिंदी में बोले तो 1.25, और इंग्लिश में बोले तो 1.25 लाख, उस पे जीरो टैक्स। कौन से कैपिटल ले सकते हैं? लिस्टेड स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जहां की एसटीटी कटा हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कटा हो। किसके लिए नहीं है ये 1.25 लाख? प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड्स, इन पर 1.25 लाख का एग्जेम्पशन नहीं मिलता। अगर आपने
प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड्स बेचे, तो उसमें 1.85 लाख एग्ज़ैक्ट नहीं होते। पर यही इसके जगह आपने शेयर्स बेचे होते, म्यूचुअल फंड्स बेचे होते, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जहाँ एसटीटी कटा हो, तो उसमें जो भी समझो आपने 1.5 लाख कमाया तो 1,25,000 1,25,000 पे कोई टैक्सेशन नहीं करना देना, बाकी जो 25,000 है उसमें स्पेशल टैक्स रेट है। तो हमारी तरफ से ये टिप है कि आप हर साल एक 1.25 का प्लानिंग करके चले कि भई 1.25 ही मेरे को प्रॉफिट कमाना है और बाकी आप नेक्स्ट ईयर 1.25 का कैलकुलेशन बैठाइए कि भई इस साल मैं जो भी मेरा प्रॉफिट होना है, मतलब सेल प्राइस माइनस परचेज़ प्राइस, जो भी प्रॉफिट होना है वो 1.25 के अंदर-अंदर हो। अगर 1.25 के अंदर-अंदर होना है तो आपको टैक्स ही नहीं देना और यही 1.25 के ऊपर होना है, तो अगर आपके माइंड मेकअप है कि भई मेरे तो रुपए निकालने हैं मार्केट से या म्यूचुअल फंड से, तो वो आपका डिसीजन है, वो आपका कॉल है कि भई 1.25 के ऊपर जाना है तो 1.25 तक का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना है और उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना है। जैसा कि दोस्तों मैंने बोला था कि एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट दोनों की कैपिटल गेन टैक्सेशन अलग-अलग है। तो जो बंदे इंडिया में रहते हैं, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं और जो एनआरआई हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, वो बाहर रहते हैं तो कुछ बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते या आप बोल सकते हैं कि कम मिलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि दोनों में डिफरेंस कहाँ एग्जैक्टली एक रेसिडेंट को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और नॉन रेसिडेंट को थोड़ा-सा कहाँ बेनिफिट कम मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि अपने मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट दोनों की कैपिटल गेन टैक्सेशन के रूल्स अलग-अलग होते हैं। कुछ बेनिफिट्स रेसिडेंट को ज़्यादा मिलते हैं, कुछ नॉन रेसिडेंट्स को कम मिलते हैं। तो वो क्या-क्या डिफरेंसेस है ये या क्या सिमिलरिटी है और कहाँ कन्फ्यूजन होते हैं, मैंने ट्राई किया है कि वो एक ही स्लाइड में आ सके और मैं आपको समझा सकूँ एक ही स्लाइड। लेफ्ट में आप देखोगे तो एक तरफ देखेंगे आपको रेसिडेंट को क्या मिलता है और राइट साइड में आप देखोगे तो नॉन रेसिडेंट एनआरआई को क्या मिलता है। सबसे पहली चीज़ कि भई एक 25 1.25 लाख जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि 1.25 लाख का तक का कैपिटल गेन मतलब कि प्रॉफिट फ्रॉम शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, वो आपको छूट है कि भई आपको उस इतने पे तो टैक्स नहीं देना। मान लीजिए 1.5 लाख आपने कैपिटल गेन कमाया, आपने प्रॉफिट कमाया, शेयर्स बेच के कमाया, म्यूचुअल फंड्स बेच के कमाया, तो 1,25,000 तक आपको छूट है 1 साल के लिए। 1 साल, हर साल आपको 1.25 का लिमिट मिलता है। इक्विटी प्रॉफिट तो हर हाल ये सेम बेनिफिट नॉन रेजिडेंट को भी मिलता है। सेकंड सेक्शन 87 ए जहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि 12 लाख तक हमारी तो छूट है। वो 12 लाख में सरकार कभी नहीं बोलती कि स्पेशल टैक्स रेट जिसमें फॉर एग्जांपल अभी जिसके जैसे हम बात कर रहे हैं शेयर्स आपने बेचा या म्यूचुअल फंड्स बेचा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स उसमें जो प्रॉफिट होता है उसका एक स्पेशल टैक्स रेट है। वो 12 लाख में नहीं इंक्लूड है, उनमें अलग टैक्सेशन का रेट लगता है और जो बाकी इनकम है स्पेशल टैक्स रेट को छोड़कर वो 12 लाख तक छूट। मान लीजिए आप किसी की सैलरी इनकम है, किसी की बिजनेस इनकम है और कुछ कैपिटल गेन इनकम है। तो सैलरी और अगर बिजनेस इनकम 12 लाख तक है, तो वो 12 लाख तक आपको छूट है, उस पे कोई टैक्सेशन नहीं। बट वही अगर आपकी खाली आपकी इनकम कैपिटल गेन की है, मान लीजिए 8 लाख रुपए की, तो सिंस मिसकंसेप्शन क्या होता है कि भाई साहब मेरा तो 12 लाख तक का इनकम है, तो मेरा तो कहीं कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना, कुछ नहीं लगना। ऐसा नहीं, आपका अगर कैपिटल गेन है और उसमें स्पेशल रेट लगता है 12.5%, 20%, 15%, तो आपको वो टैक्स लगेगा दो योर इनकम इज अप टू 12 lakhs। ये 87 ए का बेनिफिट खाली रेगुलर इनकम के लिए है एक्सेप्ट स्पेशल टैक्स रेट, जो कि शेयर्स म्यूचुअल फंड्स पे टैक्स रेट अलग लगता है। पर ये बेनिफिट आपको एनआरआई को नहीं मिलता। अगर उन्होंने सैलरी इनकम कमाया, बिज़नेस इनकम कमाया या कोई कैपिटल इनकम कमाया,
उनको ये रेगुलर इनकम बेनिफिट नहीं मिलता। उनको सैलरी में भी टैक्स देना है, उनको बिज़नेस इनकम में भी टैक्स देना है, उनको कैपिटल गेन में तो देना ही है जो नॉन रेज़िडेंट भी दे रहे हैं, ठीक है? उनको 12 लाख की छूट नहीं मिलेगी। थर्ड इज़ लिमिट एडजस्ट कि बचा हुआ बेसिक लिमिट कैपिटल गेन से घटा सकते हो। ये टॉपिक मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ आपसे। ये भी एक अच्छे एक टैक्स प्लानिंग की हो सकती है जिनकी खाली कैपिटल गेन की इनकम हो और वो विद इन स्लैब रेट हो। नॉन अगर मैं न्यू रिजिम की बात करूँ तो 4 लाख तक मान लीजिए कि 4 लाख तक आपका कैपिटल गेन है। फोर्थ इज़ टीडीएस। कभी भी रेसिडेंट बंदा जो कैपिटल गेन कमाता है उसमें टीडीएस नहीं डिडक्ट होता। वो खुद एडवांस टैक्स भरता है और या अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब भरता है तो अपने टैक्स भरता है। पर इसके विपरीत एनआरआई जो भी कैपिटल गेन कमाता है उसका ब्रोकर वो खुद कैलकुलेट करता है ब्रोकर और उस अमाउंट पे टीडीएस काट देता है जिससे कि नॉन रेसिडेंट को इनकम टैक्स रिटर्न भर के उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर रिफंड होता है तो रिफंड भी लेना पड़ता है। तो हमारी तरफ से एक टिप है कि सैलरी और कैपिटल गेन्स का टैक्स अलग-अलग कैलकुलेट करिए। दोनों के रूल्स बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बोला था कि लिमिट एडजस्ट कर सकते हैं आप स्लैब रेट से। वो कांसेप्ट मैं अब इस स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। ये कांसेप्ट बहुत टैक्स सेविंग के लिए एक अच्छा कांसेप्ट है जिनकी अ, सिर्फ रेसिडेंट बंदों के लिए, इंडिविजुअल रेसिडेंट बंदों के लिए कि अगर आपका कोई इनकम कैपिटल गेन की इनकम है या अदर इनकम है, अगर स्लैब रेट के अंदर है, तो जो स्लैब रेट के ऊपर इनकम है, मान लीजिए कि आपकी एक इनकम है आपकी समझो कैपिटल गेन की इनकम है 3.5 लाख रुपए और आपका स्लैब रेट है 4 लाख। फिर भाई सरकार ने बोला न्यू स्कीम के हिसाब से भाई साहब आपका 4 लाख तक छूट है, उसमें कोई टैक्सेशन नहीं देना। तो 3.5 लाख का इनकम है तो 3.5 लाख से 4 लाख के नीचे है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो उसी कंसेप्ट को लेकर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब एग्जांपल लेते हैं अमित जी की। अमित की सिचुएशन क्या है? सैलरी उन्होंने साल में कमाया 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीस ओनली। तो बेसिक लिमिट है उनके लिए समझो 2.5 लाख अगर वो ओल्ड स्कीम के हिसाब से जाते हैं। तो 1.5 लाख कमाया और बेसिक लिमिट है 2.5 लाख। क्यों सरकार बोलती है कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो 1.5 लाख तो आपको चलो हो गया, पर 1 लाख अभी बचा हुआ है, जिसमें सरकार बोलती है कि आपको टैक्स नहीं देना। तो मान लीजिए अब उन्होंने अमित जी ने कमाया म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट कमाया 4 लाख रुपए और 1,25,000 तक तो आपको फ्री पास मिला हुआ है कि भाई 1,25,000 तक तो आपको कोई क्या टैक्स दे देना। तो नेट आपका बच गया 2,75,000, 2.75 लैक्स। अब वो जो 1 लाख बच गया आपका स्लैब रेट में, वो आप एडजस्ट कर सकते हो अगर आप रेज़िडेंट इंडिविजुअल हो। तो बोलने का मतलब ये है कि 2.75 लाख माइनस 1 लाख अब बचा 1.75 लाख। इसमें आपको 12.5% का टैक्स देना है जो कि 21,875 रुपए है प्लस सेस 22,750। बिना एडजस्टमेंट अगर आप करते तो 34,375 34,375 देना पड़ता। तो ये सिर्फ रेसिडेंट को ही मिलता है, एनआरआई को नहीं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में कितना टैक्स लगता है अगर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स बेचते हो तो? लिस्टेड, मैं लिस्टेड की बात कर रहा हूँ। तो 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ता है अगर आप लॉन्ग टर्म इक्विटी बेचते हो, मतलब 12 महीने से 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके आप बेचते हो तो 12.5% आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर शॉर्ट टर्म है इक्विटी की भई आपका तो बहुत आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, जो कि शेयर मार्केट में कभी-कभार दिख जाते हैं कि एक शेयर एक शेयर बहुत प्रॉफिट देता है। तो एज़ एन ह्यूमन वैल्यू एज़ एन ह्यूमन माइंड आपको लगता है कि ये शायद प्रॉफिट आपको वापस ना दे। तो आप उसको शॉर्ट टर्म में क्रिस्टलाइज़ कर देते हो और शॉर्ट टर्म में उसको बेच कर अपना प्रॉफिट ले लेते हो।
उस प्रॉफिट पे आपको अगर 1 साल से कम में आपने बेचा है, तो उस प्रॉफिट पे आपको 20% टैक्स है। ये सेम कांसेप्ट म्यूचुअल फंड में भी है। थर्ड इज़ 12.5%। कोई इस ये दोनों एसेट को छोड़ के प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो और आपने लॉन्ग टर्म कोई इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं, आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रेट्स रेसिडेंट और एनआरआई के लिए दोनों के लिए सेम। तो हमारे लिए हमारे तरफ से एक टिप है कि 1 साल रुक जाए भाई साहब, तो आपका 20% का जो 20% का टैक्स है वो 12.5% हो जाए। तो सीधे-सीधे आपको बेनिफिट है अगर खाली आप 1 साल रुक जाओ। अगर 1 साल के ऊपर होते हो तो सीधे-सीधे आपको लॉन्ग टर्म में 12.5% का टैक्स लगता है। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट ज़ोन में या पॉइंट में आता हूँ, जहाँ लोगों की एक मंशा होती है कि भई नहीं गवर्नमेंट ने हमें 12 लाख तक बोला है, कोई टैक्स नहीं है। तो हमारे हिसाब से शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, एवरीथिंग जो हम बेचते हैं उसमें सब पे 12 अगर मेरे 12 लाख के नीचे है तो मेरे को ₹1 भी टैक्स नहीं देना है। मेरी प्यारी गवर्नमेंट मेरे बारे में कितनी गवर्नमेंट सोचती है, ऐसा नहीं, ठीक है? तो इसमें ये कांसेप्ट है कि सबसे बड़ी गलतफ़हमी आपको है, गवर्नमेंट को नहीं। लोग क्या सोचते हैं कि भाई मेरी इनकम अगर 12 लाख तक है, 12 लाख या 12 से कम है, तो मेरे को ज़ीरो टैक्स देना। तो सच ये है कि जो 12 लाख का लिमिट सिर्फ सैलरी या रेगुलर इनकम मतलब कि जिसमें स्पेशल टैक्स रेट नहीं होता। स्पेशल टैक्स रेट का मतलब कि जैसे शॉर्ट टर्म आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड बेचते हो तो 20% का टैक्स है। अगर लॉन्ग टर्म बेचते हो 12.5% का टैक्स है। वो जो जिसमें स्पेशल टैक्स रेट है वो इनकम को छोड़कर सैलरी इनकम, रेगुलर इनकम, बिज़नेस इनकम, इंटरेस्ट इनकम जो भी है वो 12 लाख तक छूट। अगर आपने कोई कैपिटल गेन कमाया, कोई प्रॉफिट फ्रॉम शेयर्स कमाया, प्रॉफिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स कमाया, जिसमें एसटीडी कटा हो, उन वो 12 लाख पे इंक्लूड नहीं होंगे। उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा 12.5 और 20% व्हिचएवर इज एप्लीकेबल टू यू। तो स्टॉक, म्यूचुअल फंड प्रॉफिट पर नहीं, कैपिटल गेन पर तो ज़रूर लगेगा। तो दोस्तों एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं राहुल जी का, जो कि एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट। सिचुएशन ये है कि वो एनआरआई है, इक्विटी म्यूचुअल फंड फंड बेचा उन्होंने। प्रॉफिट 8 लाख कमाया उन्होंने और 1 साल से ज़्यादा उन्होंने होल्ड किया, मतलब 1 साल के बाद बेचा। तो उनकी क्या सोच है कि उनकी कोई सैलरी नहीं है, तो टैक्स भी नहीं है, क्योंकि उनकी 8 लाख की इनकम है। तो फर्स्ट क्लेरिफिकेशन ये है कि उनको एक 87 ए का बेनिफिट नहीं मिलता। 87 ए जो 12 लाख का लिमिट सरकार ने बढ़ाया है, वो उनको नहीं मिलता, एनआरआई नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता। उनका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? 8 लाख आपने कमाया, सिंस आपने प्रीवियस डिस्कशन में ये देखा था कि 1,25,000 रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों को मिलता है छूट, अगर लॉन्ग टर्म है। तो 8 लाख माइनस 1.25 लैक्स जो बचा 6,75,000 बचे, उस पे 12.5% का टैक्स हो गया 84,375 पे 84,375 प्लस सेस 3,375 टोटल टैक्स हो गया 87,750 रुपीस। हम्म, तो एनआरआई होने पर 87 का कोई फायदा नहीं है, पहले से टैक्स प्लान करिए आप, एनआरआई अगर आप है तो। जब हमने एक नॉन रेसिडेंट का एग्जांपल लिया तो रेसिडेंट इंडिविजुअल को कैसे छोड़ सकते हैं? तो एक एग्जांपल लेते हैं प्रिया जी का। उनकी सिचुएशन ऐसी है कि सैलरी उनकी 6 लाख की है। उन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचा, उसमें 4 लाख का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाया। मतलब 1 साल की ज़्यादा उन्होंने होल्ड किया उसको और फिर बेचा और 4 लाख की इनकम कमाई। तो उनकी टोटल इनकम हो गई 10 लाख। तो उनकी भी क्या सोच है, वही कांसेप्ट कि टोटल इनकम 12 लाख से कम है, सिंस इट इज़ वो टोटल 6 लाख सैलरी की और 4 लाख लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट टोटल 10 लाख, सिंस वो 12 लाख के नीचे है, तो गवर्नमेंट को मेरे को कोई टैक्स नहीं देना। तो वो बहुत गलत है, वो गलत सोच है उनकी। तो टोटल इनकम 12 लाख से कम है तो 87 से सब कुछ सब टैक्स बचेगा। आधा सही, आधा गलत। तो इसमें आधा सही इसलिए कि सैलरी इनकम जो है, मैं जो प्रीवियस डिस्कशन वीडियो के स्टार्टिंग से डिस्कशन कर रहे थे, तो सैलरी इनकम है या रेगुलर इनकम है, एक्सेप्ट
कोई ऐसी इनकम जिसमें स्पेशल टैक्स रेट लगता हो। जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और बेचते हो तो 12.5% 20% का टैक्स लगता है। तो उस केस में वो स्पेशल टैक्स रेट को छोड़कर जो इनकम होती है, वो माफ है अगर 12 लाख तक है। तो प्रिया जी के केस में जो सही कैलकुलेशन है, वो है कि सैलरी पे आपको ₹0 देना है प्रिया जी को। तो क्योंकि सैलरी 6 लाख है, वो 12 लाख के 12 लाख तक है, तो वो 0 टैक्स देना है, 87 लग जाता है। बट म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसमें 4 लाख रुपए प्रिया जी ने कमाए, उसमें 1,25,000 की तो छूट मिलती है, वो रेज़िडेंट, नॉन रेज़िडेंट को दोनों को मिलती है। तो 2,75,000 पे 12.5% टैक्स प्रिया जी को देना है। तो हमारी तरफ से टिप ये है कि 87 सिर्फ सैलरी या रेगुलर इनकम बचाता है, म्यूचुअल फंड प्रॉफिट पर नहीं। दोस्तों 5 गलतियाँ आप कभी ना करें। सबसे पहले 87 ए से सब बचेगा। पहले तो ये मिसकंसेप्शन आप हटाइए। 87 ए मतलब कि 12 लाख तक, जो 12 लाख का कंसेप्ट हर जगह सुनते हैं कि 12 लाख तक आपकी इनकम माफ है। वो कंसेप्ट है कि सब बचेंगे, उसमें सब टैक्स माफ है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ही सिर्फ रेगुलर इनकम पर खाली ये 87 एप्लीकेबल होता है। स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स अगर आप बेचते हो और उसमें कोई टैक्स आपको देना है, तो वो देना है स्पेशल टैक्स रेट पे। सेकंड, 1,25,000 जो है वो सबको मिलता है, चाहे आप रेज़िडेंट हो, नॉन रेज़िडेंट हो। सिर्फ़ इक्विटी सिर्फ़ इक्विटी मिलता है, प्रॉपर्टी, गोल्ड के लिए नहीं मिलता वो। क्योंकि आजकल ये गोल्ड का भी बहुत फ़ेमस चीज़ हो रहा है कि भई गोल्ड आप बेच रहे हो, कि भई उसमें जो प्रॉफ़िट है वो उसमें 1,25,000 का भाई साहब नहीं छूट मिलेगी। अगर आपका इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें एसटीटी कटा हो, उसमें ही 1,25,000 का बेनिफिट मिलेगा अगर आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया है तो। थर्ड, एनआरआईज़ एक सबसे मेन चीज़ भूल जाते हैं और साल के एंड में ही अपना प्लानिंग करते हैं। पर उनकी वो प्लानिंग फेल हो जाती है इस वजह से, क्योंकि अगर वो शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स रिडीम करते हैं या शेयर्स बेचते हैं, तो उनका ब्रोकर वो पहले ही वो कैपिटल गेन कैलकुलेट करके वो उतना टीडीएस काट देता है। तो आप साल के एंड में प्लानिंग करोगे का करने का कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई साहब अगर मैं इतना का शेयर्स सेल करूँगा या इतना का म्यूचुअल फंड रिडीम करूँगा, तो मेरे को कितना प्रॉफ़िट हो जाएगा, तो मैं उतना ही प्रॉफ़िट करूँ, जितना मैं एग्ज़ेम्प्ट है। 1,25,000 वाला कांसेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि ब्रोकर तो अपना हिसाब से कैपिटल गेन कैलकुलेट करेगा, वो उतना टीडीएस काट देगा। हाँ, वो टीडीएस ज़रूर काट देगा, पर वो एक और ऑप्शन है एनआरआई के पास। अगर वो टीडीएस कट जाता है और वो उसकी प्लानिंग के ऊपर है, मतलब उतना वो एनआरआई समझता है कि उतना टैक्स उसको नहीं बनता, वो उसको टैक्स नहीं देने की ज़रूरत है, तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरे और रिफंड ले ले। फोर्थ, कि भई नॉर्मल स्लैब से टैक्स, कोई भी कैपिटल गेन मतलब मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूँ, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, तो उसमें एक स्पेशल टैक्स रेट होता है, जो मैं शुरुआत से ही बोलता हूँ कि कैपिटल गेन के अपने फिक्स रेट्स। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है, तो उसमें सरचार्ज भी लगेगा। वो भी आप अपनी प्लानिंग में रखें, चाहे आप रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। तो दोस्तों हमारे तरफ से एक फाइनल प्रैक्टिकल टिप्स आपके लिए। सबसे पहले तो अपना स्टेटस चेक करिए कि आप रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, रेसिडेंट ऑर्डर रेसिडेंट हो। पहले आप हो क्या? ये ज़रूरी है। एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि अगर आप रेसिडेंट हो तो आपके लिए अलग कैपिटल गेन टैक्स का रूल है। अगर नॉन रेसिडेंट हो तो आपके लिए अलग कैपिटल गेन का टैक्सेशन का रूल, जो कि मैं अपनी वीडियो में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो सबसे पहले कंसेप्ट है कि आप पहले स्टेटस चेक करिए कि आप भाई साहब आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, इंडिया के रूल इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। सेकंड, कि अगर आप कोई शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स रिडीम या बेचना अगर 1 साल से थोड़ा-सा रुक सकते हो, तो वो ज़रूर रुकें। क्योंकि
अब अगर आप शॉर्ट टर्म बेचते हो तो 20% का टैक्स, और अगर लॉन्ग टर्म बेचते हो, 1 साल रुक जाते हो, 1 साल के बाद बेचते हो तो 12.5% का टैक्स उसमें हो जाता है। तो जल्दी थोड़ा-सा रुक जाइए तो आपका टैक्सेशन थोड़ा कम हो। हाँ, आपको लगता है कि भई आपको कोई शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बाद में लॉस देगी, या आपको लगता है कि अभी सबसे बेस्ट मोमेंट है कि भई हाँ जी, अभी बेच के मैं अपना, चाहे मेरे को 20% टैक्स देना पड़े, वो ये जो प्रॉफ़िट आज मिल रहा है वो कल नहीं मिलेगा, 1 साल बाद नहीं मिलेगा। तो आप बेशक आप उसको लिक्विडेट करिए और वो पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट करिए या उसको रिटेन करके रखिए, एक अच्छा मोमेंट के लिए। थर्ड इज़ टैक्स हार्वेस्टिंग, जिसे टैक्स हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो हर साल एक प्लान करके आप 1,25,000 तक प्रॉफ़िट बुक करिए, तो आपको एक ज़ीरो टैक्स है। ये कांसेप्ट रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए। फोर्थ इज़ आप अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर सँभाल के रखिए। वैसे तो आज की डेट में सब इलेक्ट्रॉनिक ही डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं और कभी भी अपने ब्रोकर अकाउंट से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। पर फिर भी फॉर सेफ पर्पस आप अपने परचेज़ प्रूफ, एसटीटी, कॉन्टैक्ट नोट्स रेडी रखिए कि बाय चांस कभी कोई इनकम टैक्स से नोटिस आ जाए तो हैंडी हो उस टाइम कि भई ये आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये आप फटाफट उसको दे सको और अपना क्लोज़ करा सको नोटिस। फिफ्थ फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने सीए से मिलते रहो, क्योंकि हाँ, आप अपडेटेड रहो ना रहो, आपके सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ज़रूर अपडेटेड रहते हैं विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हर दिन चेंज हो रहे हैं। तो मालूम नहीं आपको यूट्यूब में शॉर्ट्स में या यूट्यूब में वीडियो देखकर वो कितना करेक्ट है, कितना नहीं है। बट अगर आप अपने सीए या जान-पहचान के सीए से मिलते रहो, तो आप नए-नए रूल्स रेगुलेशंस में क्या अपडेट आ रहे हैं, वो आप जान सकते हो। तो साल में 2-3 बार आप परेशान करिए सीए को, ठीक है? एक मीटिंग से हज़ारों पैसे बच सकते हैं, तो क्यों ना आप परेशान करो सीए को, ठीक है? तो इज़ लीगल टैक्स प्लानिंग लीगल होती है और टैक्स एविशन इल्लीगल होती है। तो आप टैक्स प्लानिंग ज़रूर कर सकते हो।